अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। स्टूडियो में आज मुझे ज्वाइन किया स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब ने। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन पे बात करनी है। ऑब्वियसली एशिया कप और अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए टीम की अनाउंसमेंट हुई है। सबसे पहले उसी से शुरुआत करते हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ 18 और 17 रुकनी स्क्वाड एशिया कप के लिए चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक की जो सेकेंड टर्म है एज चीफ सेलेक्टर, उनमें उनका पहला असाइनमेंट है। कुछ सिलेक्शन को लेके सवाल खड़े हुए हैं। रिपोर्ट आपने देखी। इससे पहले कि हम डिस्कशन का आगाज करें, मेरा अपना ओपिनियन ये है, शाहिद साहब से उनका पूछूंगा कि टीम बहुत अच्छी सेलेक्ट हुई है। एक आध प्लेयर पे हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है। ये वो टीम है जिसकी सिलेक्शन आप ऑटोमेटिक भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सारे लड़के वही हैं ज़्यादातर जो परफॉर्म कर रहे हैं। जल्दी से शाहिद साहब, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे सवाल तो हमने पैकेज में ही पूछ लिए हैं। सबसे पहला सवाल जो है वो फ़हीम अशरफ पे है। 2 साल से बाहर हैं, परफॉर्मेंस नहीं थी। फ़हीम अशरफ के आने पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्या कहेंगे? कोई ऐसी रिसेंटली हमारा वनडे टूर्नामेंट भी कोई नहीं हुआ जिसकी बेसिस पे आते हैं। इंजमाम ने कहा कि वो एक वाहिद ऑलराउंडर है। वाकई ये बात तो सही है कि हमने कोई और ऑलराउंडर अभी तक पाया नहीं। आमिर जमाल के कंटेंशन में थे कि उन्होंने अभी जिम्बाब्वे में लिस्ट ए में सबसे ज्यादा विकेटें ली थी, 16 विकेटें ली थी। वो एक टूर पर गए भी, लेकिन उसके बाद वापस आ गए। अब वो टीम का हिस्सा नहीं है। थोड़ी सी उनकी बैटिंग का मसला है। इतने अच्छे वो बैट्समैन नहीं है जितने अच्छे फ़हीम अशरफ है। लेकिन फ़हीम अशरफ का रिकॉर्ड भी माजरत के साथ बहुत ही पुअर है। वनडे में उनका 11 का एवरेज है, 11.4। तो ऑलराउंडर का तो 11.4 नहीं होना चाहिए। शायद मेरा ख्याल है नसीम शाह का उनसे ज्यादा अच्छा होगा या हो सकता है कि हो जाए। इसी तरह उनकी 31 या 33 वनडे हैं जिसमें 23 विकेटें हैं, तो विकेटें भी कम है। इकोनॉमी उनकी अच्छी है, लेकिन एक बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर जो आज तक ये डिसाइड नहीं हो सका उसके बारे में कि वो हमारा टेस्ट का ऑलराउंडर है या वाइट बॉल का ऑलराउंडर है। टेस्ट में फिर भी उनके नंबर्स अच्छे हैं। टेस्ट में उन्होंने एक 90 भी किया हुआ है, आउट भी किए हुए। लेकिन आखिरी जो 2 वो टेस्ट खेले, बल्कि 3 आखिरी जो टेस्ट खेले, बहुत ही बददिली से खेले। जैसे जबरदस्ती उन्हें किसी ने टेस्ट टीम में शामिल कर दिया। मुल्तान में खेले, कराची में खेले, इंग्लैंड के खिलाफ। उसमें 2 ओवर, 4 ओवर, 3 ओवर और एक इनिंग्स में तो सिर्फ 1 ओवर कराया। तो या तो कप्तान का उनके ऊपर एतमाद नहीं था। अगर उनका कप्तान के ऊपर एतमाद नहीं था तो उनको क्यों खिलाया? तो एक नॉन सीरियस सा कुछ एटीट्यूड भी लग रहा है। वो एक बड़े अच्छे घराने से, एफ्लुएंट घराने से ताल्लुक रखते हैं। शायद करियर उनका क्रिकेट नहीं है। अगर है तो फिर उनको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। और वो लकी हैं कि वो इस दफा दोबारा सेलेक्ट हुए हैं। और इंजमाम ने जिस तरह कहा कि हमारे पास ये एक ऑलराउंडर है, ले दे के, तो फिर अगर नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो सीरियस नहीं ले रहे तो सेलेक्टर्स फिर सीरियस ले लें। क्योंकि ये आमिर जमाल के साथ जो टाई पड़ रही है ना, अभी वो बिग बैश में गया था, उसने 1-2 जो हिटें लगाई, उससे लगा कि वाकई वो T20 का बड़ा अच्छा हिटर बन सकता है। लेकिन अगर वो सीरियस होगा, अगर उसको खुद अपने करियर से ऑनेस्टी और सिंसेरिटी होगी तो वो आगे बढ़ेगा। वरना एक आध दफा तो वो मिकी आर्थर के कहने पर और बाबर आजम के कहने पर टीम में आ जाएगा, फेवर में होने की वजह से वो टीम में हुआ। बुरा नहीं है कि आपका कप्तान अगर किसी प्लेयर को कह रहा है या अगर आपका टीम डायरेक्टर कह रहा है तो बैक करता है, लेकिन ये बार बार नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है जिस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क है वो है मोहम्मद हारिस। मुझे पता है कि वो शायद प्लेइंग 11 का हिस्सा ना हो, बट एज अ बैकअप विकेट कीपर आप लेके जा रहे हैं। नंबर्स इसको जस्टिफाई नहीं कर रहे। इमर्जिंग में भी आप कप्तान तो थे, उसमें जीती टीम, लेकिन आपकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं थी। तो व्हाई नॉट समबडी न्यू? अगर आप सरफराज पे भी नहीं जाना चाहते तो किसी नए को भी रख सकते हैं। अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ हारिस को, भी इतने उसने वनडे नहीं खेले, T20 ज्यादा खेले उसने। अभी आप उसको वनडे खिलाएंगे, बैकअप में रखेंगे, टीम के साथ रखें। अगला ऑप्शन आपका मोहम्मद हारिस ही है। उसके बाद फिर कहीं जाके हसीबुल्ला आता है या फिर रोहेल नजीर आता है। रोहेल अभी गया था, रोहेल भी अच्छा खासा प्लेयर है, लेकिन वो भी पीछे चला गया। वो अंडर 19 का हमारा कप्तान था शायद 2 वर्ल्ड कप में, उसके बाद वो पीछे चला गया। तो हमारे पास एक ये ऑब्वियस चॉइस हारिस की है। हारिस को टीम के साथ रखें, यकीनन वो बनेगा। उसने T20 क्रिकेट में बड़ा अच्छा इंपैक्ट दिखाया था, आके मारा धाड़ी की थी। लेकिन हारिस को खुद भी ये रियलाइज करना पड़ेगा, कोचिंग स्टाफ को बताना पड़ेगा कि 20 ओवर 20 ओवर होते हैं, 50 ओवर 50 ओवर होते हैं। बिल्कुल सही। अब एक और प्लेयर है जिसकी टैलेंट पे तो हर फॉर्मर क्रिकेटर गवाहियां देता है, लेकिन अगेन वनडे में क्या अब्दुल्ला शफीक का साथ होना ये सिलेक्शन जस्टिफाई होती है? अब्दुल्ला शफीक भी अगेन ह्यूजली लकी प्लेयर। उनके टैलेंट पे सब लोग कहते हैं। मिसबा उनको लेके आए, मंसूर राना उनको लेके आए, और ये वो लोग हैं जो सिंसियर और ऑनेस्टी से प्लेयरों को सिलेक्ट करते हैं। अब्दुल्ला शफीक को किया, अब जाके उसने टेस्ट में एक डबल 100 मारा। वनडे में उसके शायद 29 रन है, 7, 2 और 10, 3 वनडे उन्होंने खेले। उनको मजीद चांस मिल रहा है। इज लकी एनफ कि उनको चांस मिल रहा है एट द एक्सपेंस ऑफ शान मसूद, जिसको अभी आपने वाइस कप्तान बनाया था, एकदम से आपने बाहर कर दिया।
कंसिस्टेंसी सिलेक्शन में नहीं होती। हमारी सेलेक्टर्स, अब तो खैर नई सिलेक्शन कमेटी आई है या नए चीफ सेलेक्टर आए, पुरानी टीम को भी उठा के देख लिया करें अल्लाह के वास्ते कि पुरानी क्या सेलेक्ट हुई थी। कामरान गुलाम अपने टैलेंट पे, पाकिस्तान कप की परफॉर्मेंस पे, जो वनडे टूर्नामेंट है उसमें टीम में आए, कंकशन के तौर पर एक उनका वनडे शुमार हो गया, ना उन्होंने बेचारे ने बैटिंग की, ना उन्होंने बॉलिंग की, फील्डिंग की, शायद एक रन आउट किया। वो अब कहाँ है? वो तो चले गए। तैयब ताहिर अगेन लकी है कि वो आ गया टीम में ऑन द बेसिस ऑफ वनडे कप, T20 कप, अच्छा परफॉर्म उसने किया तो उसको आपने टीम में लिया है। लेकिन खुदा के वास्ते पिछली टीम भी सेलेक्ट करते हुए देखा करें, ये भी देखा करें कि अभी एक सीरीज पहले आपने शान मसूद को कप्तान बनाया था, नायब कप्तान जी, बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात जो लेकिन यहाँ पे जो इस पे आर्ग्यूमेंट आता है ना शान मसूद वाले टॉपिक पे, वो ये है कि आपके वनडे में ओपनर्स तो बहुत स्टेबल चल रहे हैं, उनको रिप्लेस करने का सवाल नहीं बनता, बाबर उसके बाद आ जाते हैं। अब देखना ये कि शान खेलते तो कहीं मिडिल में खेलते, विच आई एग्री कि कंडीशंस लाइक श्रीलंका एंड इंडिया आपको एक खब्बा बीच में चाहिए जो कि स्पिन को टैकल कर सके, एंड दैट वर्क कुड बी डन बाय सऊद शकील, जिसके लिए उनको आपने वनडे में मौका भी दिया। सऊद शकील को तो आपने सिर्फ 3 वनडे के लिए यही समझ नहीं आ रही ना बात। लिया है। कामरान गुलाम को आपने निकाल दिया। सऊद शकील को ले आए, 3 वनडे होंगे, शायद उसको एक में भी चांस मिले। अगले देख लीजिएगा आप, अभी लिख के मैं आपको दे देता हूं, जब भी हमारी अगली वनडे की सीरीज होगी वर्ल्ड कप के बाद, सऊद शकील कहीं भी नहीं होगा। लेकिन या तो फिर इस पे ये होना कि सऊद शकील को ये मैचेस पहले मिले। अगर आपने ये 18 और 17 रखे हैं तो वो 3 वनडे तो हाँ, कम से कम 2 वनडे तो मिले जिसकी बेसिस पे वो आगे जाए या ना जाए या ना जाए, तो आपको पूरा चांस देना चाहिए। अभी तक हमारे यहाँ ये नहीं हुआ। कोई 2-4 प्लेयर बड़े लकी हैं, उनमें एक अब्दुल्ला शफीक भी है, बहुत अच्छा प्लेयर है, टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन नंबर साथ नहीं दे रहा है। और एक वक्त आएगा कि जब बार बार हर फॉर्मेट में सेलेक्ट होगा तो लोग कहेंगे यार आखिर इसको क्यों इतना, कप्तान उसके हक में है, अच्छा प्लेयर है, बहुत से लोग उसके हक में है, लेकिन एक वक्त आएगा कि जब आप कहेंगे कि यार इतने ज्यादा चांस दे दिए, अब किसी और को लेके। बिल्कुल सही है। आखिरी एक ऐसा प्लेयर है कि जिसके बारे में जब मैं भी कहता हूं कि टीम में होना चाहिए लेकिन जगह समझ नहीं आती, वो है इमाद वसीम। इमाद वसीम जो करंट फॉर्म है उसके लिहाज से आई फील कि वर्ल्ड कप स्क्वाड में तो होना चाहिए। बैटिंग भी बड़ी अच्छी चल रही है, विद द बॉल आल्सो ही इज परफॉर्मिंग। इमाद को क्या देख रहे हैं? इमाद 3 साल से वनडे नहीं खेला। वो 2021 T20 वर्ल्ड कप में सेलेक्ट हुआ था। उसके बाद की मैं एक रिपोर्ट देख चुका हूं जिसमें उसकी फिटनेस के ऊपर सवालिया निशान थे, जिसमें उसकी टीम कंट्रीब्यूशन पे सवालिया निशान थे, जिसमें उसकी चैलेंज लेने की सलाहियत, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क थे। तो ये 3-4 क्वेश्चन मार्क थे जिसकी वजह से वो सेलेक्ट नहीं हो पा रहा। प्लेयर जाहिर है टैलेंटेड है, 40 प्लस का उसका बैटिंग एवरेज है ओडीआई में, इकोनॉमी उसकी 5 के करीब की, वनडे की बहुत अच्छी, लेकिन उसकी टाई पड़ रही है नवाज के साथ। और नवाज ने एशिया कप T20 में अच्छा किया, कप्तान, टीम जो है कंसल्टेंट है, टीम एडवाइजर, टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर, वो उसके हक में। तो जब टाई पड़ती है 2 प्लेयरों की तो फिर इसमें ये होता है। आपको बताऊं मैं कि इंग्लैंड के जो ड्रेसिंग रूम में आपका कंट्रीब्यूशन और आपकी जो लैंग्वेज है और आपकी जो स्पिरिट्स हैं वो काउंट होती है। और एक जमाना था कि जॉनी बेयरस्टो को इसीलिए सेलेक्ट नहीं किया जाता था कि वो टीम ड्रेसिंग रूम में उसका कंट्रीब्यूशन 10 में से सिर्फ 3 पॉइंट्स था। 3 पॉइंट्स की वजह से वो नहीं आया। लेकिन मैककलम जब से आया उसने ना सिर्फ कंट्रीब्यूशन किया ड्रेसिंग रूम में बल्कि परफॉर्मेंस भी उसकी अच्छी हुई। तो कहीं ना कहीं इमाद वसीम इसको लैग कर रहा है। और उस रिपोर्ट में उसके ऊपर शिकायत थी, एटीट्यूड का भी उसकी शिकायत उस रिपोर्ट में दी हुई है। तो जब इतनी सारी चीजें होती हैं तो फिर कप्तान भी कहता है कि मैं इसको किस तरह हैंडल करूंगा, टीम डायरेक्टर, हेड कोच भी कहेंगे कि इसको मैं किस तरह हैंडल करूंगा। लेकिन अभी उसके पास टाइम है, परफॉर्म करे और टीम में आए। बिल्कुल सही है। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, डिस्कशन करेंगे, हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to Sports Room। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बात हो रही थी टीम की सिलेक्शन के हवाले से। तो हम सब मानते हैं कि टीम काफ़ी बैलेंस्ड है और पाकिस्तान के लिए जो अगला इम्तिहान है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। पहले अफगानिस्तान से सीरीज़ है और उसके बाद फिर एशिया कप एंड देन वर्ल्ड कप। तो टीम कैसा परफॉर्म करेगी उस हवाले से भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फॉर्मर फास्ट बॉलर सरफराज नवाज आप सब जानते हैं, बड़ी अच्छी बात की है उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की टीम अगर कंपेयर किया जाए भारत से तो ज़्यादा बैलेंस नज़र आती है। जो भारत की टीम में मिडिल ऑर्डर में बार बार चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से वो कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनके कप्तान की अपनी परफॉर्मेंस पर खुद सवालिया निशान है। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान की टीम काफ़ी बैलेंस नज़र आती है। क्या कहना था सरफराज नवाज का, आइए दिखाते हैं।
तो इंडिया की टीम मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं लगती, क्योंकि इनमें मिडिल ऑर्डर बैटिंग की इतनी है ही नहीं। तो ओपनर भी आप देखें, जो उनका कैप्टन है वो भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा काफ़ी सालों से। तो उसके बाद मेरा जो देखने में आया है, इनमें कॉम्बिनेशन भी अभी नहीं बनता, और ये वेरी कर रहे हैं कि हर मैच में 3-4 प्लेयर मुख्तलिफ, कैप्टन मुख्तलिफ, तो इससे टीम डेवलप नहीं होती, टीम स्पॉइल होती है। तो एक सॉलिड कॉम्बिनेशन होना चाहिए और पता होना चाहिए कि तमाम प्लेयरों को कि किस नंबर पे उन्होंने खेलना है, और उससे मेरा ख्याल है टीम की इम्प्रूवमेंट आती है। आई थिंक बड़ी वैलिड पॉइंट सरफराज नवाज ने रेज किए हैं कि कभी कभी मुझे लगता है कि ये भी ब्लेसिंग है कि बहुत सारा टैलेंट ना हो। जब आप दो टीमें बना के जिस तरह से इंडिया खेल रहा था, उससे उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। अभी भी वो कंप्लीटली एक बैलेंस साइड नहीं बना पाए। ऑप्शंस जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम होता है। फिर उनके 2-3 प्लेयर के साथ, जैसे श्रेयस अय्यर है, केएल राहुल है, फिटनेस के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। शिखर धवन को उन्होंने बिल्कुल निकाल दिया, इसलिए के ऊपर से शुभमान गिल आ गया। अब वो ईशान किशन को भी खिलाने के दर पे होते हैं। संजू सैमसन बहुत अच्छा प्लेयर है, उसको भी प्रॉपर इतना चांस नहीं मिल पाता। तो वाकई कभी कभी बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं तो प्रॉब्लम होता है। लेकिन इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, बात इन्होंने साथ में कप्तान की परफॉर्मेंस पे भी की, उनके कप्तान के हवाले से। तो रोहित शर्मा खुद मानते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि उनकी भी सिलेक्शन की कोई गारंटी ली जाए, और कहा किसी भी खिलाड़ी की परफॉर्मेंस की कोई गारंटी नहीं है। ये जब एशिया कप में बड़ी टीमों के खिलाफ प्रेशर में परफॉर्म करेंगे तब पता चलेगा कि आगे का क्या प्लान है। तो रोहित शर्मा खुद अपने आप को भी उसमें रख रहे हैं कि सेलेक्टर्स ही डिसाइड करेंगे। ऑनेस्टी है उसकी। हाँ। अगर ये कह रहा है, लेकिन मुझे याद है 2019 वर्ल्ड कप से पहले भी उसका फॉर्म इतना अच्छा नहीं था, और 2019 वर्ल्ड कप आउटस्टैंडिंग उसका। उसने हमारे खिलाफ मैच में उसका एक रन आउट बचा, उसके बाद उसने जो वो पिटाई की और वो बड़ा एक सेंचुरी बनाई थी। तो वर्ल्ड कप आएगा, हो सकता है पहले एशिया कप में ट्यून अप हो, और फिर वर्ल्ड कप। जाहिर है बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, उसके ऊपर ये भी प्रेशर है कि इंडिया बहुत अरसे से आईसीसी का कोई मेजर टूर्नामेंट नहीं जीती। 2013 में आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। अपने क्राउड के सामने खेलेगा, तो दोनों चीज़ें होती हैं, प्रेशर भी होता है और आदमी उसके अंदर एस्पिरेशन भी होती है कि अपने क्राउड के सामने अपने मुल्क में रन बनाए। रोहित शर्मा है तो बहुत बड़ा प्लेयर, और जैसे कहते हैं ना कि फॉर्म बड़ा टेम्परेरी होता है, क्लास परमानेंट होती है। ट्रू। तो कोई 1-2 मैच चाहिए, कोई 1-2 बड़ी इनिंग्स चाहिए, अल्लाह करे कि वर्ल्ड कप से पहले ना आए। और जहां आपने बड़े प्लेयर की बात की, तो चलते चलते वीरेंद्र सहवाग ने भी एक बात कही और कहा कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द फेवरेट्स। उन्होंने अपनी फाइनल 4 में पाकिस्तान को रखा है और कहा जब बड़ा इवेंट आता है ये टीम कुछ अलग करती है, और बाबर आजम की क़यादत में ये काफ़ी अचीवमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता समेट रही है। तो सहवाग जो है वो समझ रहे हैं चीज। नवाब ऑफ नजफगढ़ कहलाते हैं। अच्छा असेसमेंट होता है सहवाग का, अच्छा इंटेलिजेंट क्रिकेटर रहा है अपने ज़माने में, और इस वक्त कोई भी असेसमेंट जो भी कर रहा है वो 4 टीमों में पाकिस्तान को भी शामिल कर रहा है, इसलिए कि पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी है, पाकिस्तान की बैटिंग बहुत अच्छी है। लक हमारा साथ देगी तो हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ थे। मैं बस इतना ही, दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।